हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस 2 लेक्चर से हम वेक्टर कैलकुलस के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर में भी हम कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज भी हम प्रैक्टिस करेंगे वेक्टर कैलकुलस की प्रॉब्लम की। तो यहां पर बेसिकली जो आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम है, आप देख सकते हैं आपको वेक्टर ए मेंशन है और आपको बोला है फाइंड क्लोज इंटीग्रल a डॉट ds where s is defined by 0 to x to 1, 0 to y to 1 and 0 to z to 1। तो यहां पर इस टाइप की प्रॉब्लम ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और जैसा मैंने बोला हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वेक्टर कैलकुलस के ऊपर, प्रॉब्लम के ऊपर। तो आप समझिए ये जो प्रॉब्लम हमने पहले डिस्कस की हुई है इस टाइप की, उसमें जब भी आपको क्लोज इंटीग्रल a डॉट ds कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है, आपको कुछ बातें अंडरस्टैंड करनी होंगी यहां पर कि क्लोज इंटीग्रल a डॉट ds को आप डाइवर्जेंस थ्योरम के थ्रू और क्या लिख सकते हो, a डॉट ds इज इक्वल टू डेल डॉट a dv। ये आपका डाइवर्जेंस थ्योरम था, आपको याद होगा। तो चाहे आप ये कैलकुलेट कर लो चाहे आप ये कैलकुलेट कर लो, दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। दूसरा पॉइंट, क्लोज इंटीग्रल से रिलेटेड ही हमने क्लोज सरफेस इंटीग्रल से बेसिकली आप बोल सकते हो हमने एक कंसेप्ट स्टडी किया था, फ्लक्स आउट ऑफ द सरफेस। तो आपसे क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछ सकता था, फ्लक्स आउट ऑफ द क्लोज सरफेस। ठीक है, तो यहां पर मैं डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन आपको करवा दूंगा आज के लेक्चर में। तो अब आप यहां पर अंडरस्टैंड करो कि आपके पास दो ऑप्शन हैं, आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो और इस तरीके से भी। तो यहां पर मैं आपको दोनों मेथड से कैलकुलेट करके दिखाऊंगा आंसर, फिर लास्ट में आप डिसाइड करना कि कौन सा मेथड ज्यादा बेटर होगा एग्जाम में। तो आप देखो, अगर हम यहां पर फर्स्ट मेथड से कैलकुलेट करते हैं, मींस लेफ्ट हैंड साइड अगर हम कैलकुलेट करने के लिए जाएं, तो जैसा मैंने आपको थ्योरी में भी जब प्रॉब्लम कराई थी इस टाइप की, तो क्या समझाया था, आपको टोटल अंडरस्टैंड करना है कि आपके पास 6 सरफेसेस हैं। बेसिकली कैसे अंडरस्टैंड करोगे आप, लिमिट को देखकर आप क्या करो, लोअर लिमिट को देखो x की, x इक्वल टू 0, ये आप एक सरफेस ले लो। फिर x इक्वल टू 1 आप दूसरी सरफेस ले लो। फिर y इक्वल टू 0 ये आप नेक्स्ट ले लो एंड सो ऑन, अप टू कहां तक होगा आपका 6 सरफेसेस होंगी। तो अगर आप a डॉट ds क्लोज इंटीग्रल कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको ओपन इंटीग्रल a डॉट ds कैलकुलेट करना होगा 6 टाइम्स। ठीक है, 6 बार आपको कैलकुलेशन करना होगा। सबके आंसर आपके डिफरेंट ही होंगे, आपको सेपरेट कैलकुलेशन करना होगा। तो यहां पर 1 बाय 1 हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन। तो सबसे पहली सरफेस जो हम लेकर चलेंगे x इक्वल टू 0 सरफेस। बेसिकली बस आपको लिमिट्स को देखना है, इसकी पूरी थ्योरी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको याद ही होगा अगर आपने पढ़ लिया है। तो मैंने आपको समझाया था कि जब आप लोअर लिमिट लोगे तो आप डायरेक्शन क्या लेके चलोगे, बाय डिफॉल्ट नेगेटिव, और अपर लिमिट के लिए डायरेक्शन क्या लेके चलोगे, पॉजिटिव। तो यहां पर x इक्वल टू 0 सरफेस का मीनिंग क्या होता है कि x आपका कांस्टेंट है, तो वेरिएबल क्या क्या होगा, dy dz, मींस y और z आपके वेरिएबल होंगे। तो आप क्या मेंशन करोगे, ds इज इक्वल टू dy dz ax, और सामने आप लगा दोगे माइनस साइन। जैसा मैंने आपको बोला कि जब भी x कांस्टेंट रहेगा तो जब आप लोअर लिमिट की बात करोगे तो डायरेक्शन आप नेगेटिव लेकर चलोगे, अपर लिमिट के लिए डायरेक्शन आप पॉजिटिव लेकर चलोगे। यहां पर आपको मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं, x कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, y और z वेरिएबल होंगे। तो अगर आप ds लिखना चाहते हो तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ds कैसे लिखते हैं मैंने आपको अच्छे से सिखाया हुआ है। तो यहां पर dy dz और डायरेक्शन क्या होगा, जो कांस्टेंट होगा वही डायरेक्शन होगा, मींस जो चेंज नहीं हो रहा है वो डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ax। तो यहां पर आपने ds लिख लिया, बस अगर आप ds लिख पा रहे हो ना, उसके बाद कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है। इसके बाद अब आप क्या करोगे, a डॉट ds करोगे। तो a डॉट ds देखो क्या होगा, ax डॉट ax आपका क्या होता है 1, तो आपका क्या बचेगा 4xz dy dz और सामने माइनस साइन, क्योंकि ax डॉट ay 0, ax डॉट az भी 0। पॉइंट समझ में आ गया। तो यहां पर अब आपको a डॉट ds कैलकुलेट करना होगा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि -4 कांस्टेंट है, आउटसाइड कर दो, और यहां पर बचेगा xz dy dz, और यहां पर आप लिमिट पुट कर दोगे y और z की। लेकिन यहां पर हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, आप देखो x इक्वल टू 0 था, मतलब x 0 पर कांस्टेंट था।
अगर आप इंटीग्रेशन के अंदर देखोगे तो यहां पर x दिखाई दे रहा है, तो x इक्वल टू जैसे ही 0 पुट करोगे इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है, पूरा का पूरा आंसर ही आपका क्या आ जाएगा 0। तो ये आपकी यहां पर x इक्वल टू 0 सरफेस कैलकुलेट हो गई, आपका आंसर आ गया a डॉट ds का। नाउ सेकेंड पॉइंट, सेकेंड हम लेकर चलेंगे x इक्वल टू 1। तो अगर आप x इक्वल टू 1 लेकर चलते हो तो सब कुछ सेम रहने वाला है, बस यहां पर जो आपका ds है वो पॉजिटिव हो जाएगा, dy dz ax रहेगा, और a डॉट ds भी आपको क्या मिल जाएगा पॉजिटिव, तो क्या मिल जाएगा 4xz dy dz। ठीक है, तो अगर आपने एक के लिए अंडरस्टैंड कर लिया तो दूसरे के लिए भी आपने अंडरस्टैंड कर लिया। तो यहां से x इक्वल टू 1 के लिए अब आप देखो, जब आप इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के लिए जाओगे a डॉट ds, तो आप देख सकते हो +4 कांस्टेंट है, और यहां पर आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि x की वैल्यू अब आपकी 1 है ना, 1 पर कांस्टेंट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहां पर कैलकुलेट कर सकते हो। अब लास्ट टाइम आपका आंसर 0 आ गया था क्योंकि 0 पर कांस्टेंट थी, तो क्या बचेगा अंदर आपका 4z, तो आपने 4 लिख लिया है, तो क्या बचेगा z dy dz। तो y की लिमिट कहां से कहां है 0 टू 1, z की भी 0 टू 1, तो यहां से आप कैलकुलेट कर लो अब बड़े आराम से। आप देखो आंसर क्या हो जाएगा 4, z का z स्क्वायर बाई 2, और y का कोई टर्म है नहीं तो dy का कितना हो जाएगा y, लिमिट 0 टू 1 0 टू 1, तो आंसर क्या हो जाएगा आप देख सकते हो, यहां पर 1 हो जाएगा, यहां पर क्या मिलेगा 1/2, और यहां पर 4 है, तो आंसर आपका आ जाएगा 2। पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से, तो यह आपने सेकेंड पॉइंट भी कैलकुलेट कर लिया। नाउ थर्ड आपका क्या हो जाएगा, थर्ड आपका हो जाएगा y इक्वल टू 0। यहां पर समझो जब y इक्वल टू 0 होगा, लोअर लिमिट आपने ली है, फिर से ds की वैल्यू क्या हो जाएगी, ds की वैल्यू हो जाएगी आपकी नेगेटिव, मींस डायरेक्शन नेगेटिव होगा, तो y कांस्टेंट है तो dx dz ay और सामने माइनस साइन, तो जैसे ही आप a डॉट ds निकालोगे तो देखो ay डॉट ay सिर्फ 1 होना है, बाकी सारी चीजें क्या होनी है आपकी 0 होनी है। यहां पर भी ध्यान से देखोगे अगर तो माइनस वाई स्क्वायर है, माइनस वाई स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यहां पर एक और माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो वाई स्क्वायर dx dz। यहां पर फिर से एक अच्छी बात क्या हो रही है आपके लिए कि जो a डॉट ds है ना y इक्वल टू 0 पर, ये a डॉट ds 0 हो जा रहा है, तो हमें फिर से यहां पर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जैसा हमें केस 1 में भी जरूरत नहीं पड़ी थी। नेक्स्ट फोर्थ आपका है y इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू 1 के लिए इतना तो हमें पता है कि ds क्या होगा, तो ds हो जाएगा dx dz ay, सेम हमें a डॉट ds भी पता है, ये कितना हो जाएगा, देखिए a डॉट ds जब आप करेंगे ना तो ध्यान रखिएगा ds इस बार पॉजिटिव है, और यहां पर ay डॉट ay 1 होने के बाद यहां से मिलेगा माइनस वाई स्क्वायर, तो यहां पर आंसर आपका नेगेटिव आएगा, तो माइनस वाई स्क्वायर dx dz। पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से, तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा दूं इंटीग्रेशन का, तो डबल इंटीग्रेशन होगा और माइनस साइन आउटसाइड ले लेते हैं, और एक और चीज वाई स्क्वायर जो है, y की वैल्यू 1 पर कांस्टेंट है ना, तो वाई स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा dx dz, और ना तो अब आपका x का टर्म है ना ही आपका z का टर्म है, ठीक है, तो dx का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x, dz का क्या हो जाएगा z, लिमिट दोनों की क्या है 0 टू 1 0 टू 1, तो आंसर दोनों का क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, तो ओवरऑल आंसर आपको क्या मिलेगा -1। ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया, तो यहां से हमें फोर्थ आंसर भी मिल गया। अब हमारे दो और आंसर रह गए, फिफ्थ और सिक्स्थ, तो 0 z की वैल्यू और z की वैल्यू 1 पर, ठीक है, तो उन्हें भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा पहले क्लीन कर लेते हैं। अब आप देख सकते हो जो स्टार्टिंग के 4 आंसर्स हमने अचीव किए हैं वो मैंने यहां पर आपके लिए मेंशन कर दिए हैं। अब लास्ट के 2 आंसर्स आप देखो, यहां पर अगर हम फिफ्थ आंसर कैलकुलेट करने के लिए जाएं तो आप देखो सरफेस क्या होगी आपकी z इक्वल टू 0, तो अगर आपका z कांस्टेंट है तो z 0 पर कांस्टेंट है। देखो फिर से एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलने वाला है, आप पहले यहां पर ds मेंशन कर दो, बहुत इजी है, माइनस dx dy az, माइनस क्यों, क्योंकि लोअर लिमिट, और उसके बाद z आपका कांस्टेंट था तो x और y वेरिएबल। तो यहां से जैसे ही आप a डॉट ds करोगे
आप समझो ए जेड डॉट ए एक्स 0, ए जेड डॉट ए वाई भी 0, ए जेड डॉट ए जेड 1, तो क्या बचेगा माइनस वाई जेड डी एक्स डी वाई। यहां पर मैंने आपको क्यों बोला एडवांटेज मिलने वाला है, फिर से देखो z 0 है और यहां पर भी z आ रहा है, दैट मीन्स ये आंसर आपका 0 हो गया, आपको इवेल्युएट करने की जरूरत ही नहीं थी। नाउ लास्ट पॉइंट 6, z इक्वल टू 1। तो यहां से भी आप समझो जब आप z की वैल्यू 1 करोगे ds में बस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो dx dy az a डॉट ds का आंसर क्या हो जाएगा आपका, a डॉट ds का आप देखो यहां पर yz प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो आंसर बस प्लस हो जाएगा, तो yz dx dy। यहां से जब आप इंटीग्रेशन अब करने के लिए जाओगे, अब आपको करना होगा ना, क्योंकि अब आपका z जो है वो 1 पे कांस्टेंट है, तो यहां z इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो डबल इंटीग्रेशन होगा, लिमिट आपकी 0 टू 1 मेंशन है, और यहां पर क्या हो जाएगा y dx dy, तो आपका y का टर्म है तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 टू 1, और x का कोई टर्म नहीं है तो dx का क्या हो जाएगा x, और लिमिट फिर से कितनी है आपकी 0 टू 1 है, तो ओवरऑल आंसर इसका कितना हो जाएगा आपका 1/2। तो अब आप पूरी वैल्यूज यहां पर कैलकुलेट कर लो, फिफ्थ आंसर आया था आपका 0 और 6 आया है 1/2, तो फुल एंड फाइनल कितना हो जाएगा 2 - 1 1, 1 + 1/2, दैट मीन्स 1.5। ये आपको आंसर मिल गया है मेथड नंबर 1 से। आप देखो मेथड नंबर 1 मींस ये लेफ्ट हैंड साइड डाइवर्जेंस थ्योरम का, वैसे तो आपका आंसर आ चुका है, लेकिन फिर भी हम मेथड नंबर 2 से कैलकुलेट करेंगे, फिर आप डिसाइड करना कौन सा मेथड ज्यादा इजी है। वैसे अगर आप यहां पर देखोगे ना तो आपको 6 सरफेसेस टोटल कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ी नहीं, 3 बार तो 0 आ गया जो आप डायरेक्ट देख सकते थे। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको डायरेक्टली दिखाई देगा कि उनको लिखने की भी जरूरत नहीं है। चलो अब मेथड नंबर 2 करके देखते हैं, ठीक है। तो देखो मेथड नंबर 2 क्या है आपका, मेथड नंबर 2 में हमें पता है कि सबसे पहले हमें क्या अचीव करना होगा, डेल डॉट ए, तो डेल डॉट ए मींस डाइवर्जेंस ऑफ ए, डाइवर्जेंस ऑफ ए बेसिकली डाइवर्जेंस का फॉर्मूला कर्ल का, इसके अलावा ग्रेडियंट का, लाप्लाशियन का, सबके लिए मैंने बोला है, मैंने आपको ट्रिक समझाई हुई है, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल और रेक्टेंगुलर सभी के सभी कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए वाया ट्रिक। अगर नहीं भी याद होते हैं कोई बात नहीं है, नोट्स बना के रखो और बार बार उसको रिवाइज करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, डिफरेंट प्रॉब्लम में जहां जहां यूज होते हैं वहां यूज करो, अपने आप याद हो जाएंगे। आप देखो डेल डॉट ए क्या होता है फॉर्मूला, डेल बाई डेल एक्स कैपिटल ए एक्स, तो कैपिटल ए एक्स कितना है आपका 4xz, ये मैंने यहां पर पहले ही आपके लिए हाईलाइट कर दिया है, आप देखो 4xz, तो यहां पर आप मेंशन कर दो। उसके बाद यहां पर आप देखो प्लस डेल बाई डेल वाई कैपिटल ए वाई कितना हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, प्लस डेल बाई डेल जेड कैपिटल ए जेड, ये कितना है आपका, ये है आपका वाई जेड। ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो बस हम जानते हैं कि डाइवर्जेंस निकालते तो हम वेक्टर का हैं, लेकिन जो आंसर आता है वो क्या होता है स्केलर, आपको स्केलर आंसर यहां पर मिल जाएगा। आप बड़े आराम से यहां पर डेल डॉट ए अचीव कर सकते हो। देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो जब x के रेस्पेक्ट में करोगे तो z कांस्टेंट होगा, x का x के रेस्पेक्ट में क्या होगा 1, तो 4z, फिर यहां पर y का y के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा -2y, और z का z के रेस्पेक्ट में कितना बचेगा y, तो 4z - y, ये आपका आ जाएगा डेल डॉट ए। काफी इजी कैलकुलेशन था। अब यहां पर हम एक बार ट्रिपल इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे। तो डेल डॉट ए dv, तो जब आप परफॉर्म करोगे ट्रिपल इंटीग्रेशन, सबकी लिमिट क्या है 0 से 1 ही है। यहां पर आप देखो एक बात समझो, यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है 4z - y दिखाई दे रहा है ना, दो अलग अलग टर्म हैं, तो इंटीग्रेशन में भी आप अलग अलग कर सकते हो। तो पहले आप क्या कर लो 4z dv, dv क्या होता है dx dy dz, तो सिंपली आप लिख लो dx dy dz माइनस के बाद क्या है y है ना, डेल डॉट ए की वैल्यू ही बोल रहा हूं मैं, देख सकते हो 4z - y है, तो अलग अलग दो इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो यहां पे कितना हो जाएगा 0 to 1 0 to 1 0 to 1 y dx dy dz। बस अब आपको यहां पर कैलकुलेशन देख लेना है, आप देख लो आंसर कितना हो रहा है।
आप देखो यहां पर 4 तो कांस्टेंट है, तो ये आपका आउटसाइड हो जाएगा। इसे मैं यहां पर परफॉर्म कर देता हूं, काफी इजी आंसर है अब आपका। तो यहां पर 4 आपका आउटसाइड हो गया। z का कितना हो जाएगा, z²/2 लिमिट 0 to 1 है, dy का y लिमिट 0 to 1, dz का बेसिकली dx का कितना हो जाएगा x, लिमिट क्या है 0 to 1। ये हमने कर लिया। उसके बाद माइनस में देखो y है, इस बार देख सकते हो y, तो y का क्या हो जाएगा y²/2 लिमिट क्या हो जाएगी आपकी 0 to 1, फिर सिर्फ dx है तो x का क्या हो जाएगा लिमिट 0 to 1, और फिर लास्ट में क्या है आपका z, तो लिमिट फिर से क्या हो जाएगी 0 to 1। तो यहां से अगर आप सबको सॉल्व कर लो तो देखो यहां पर कितना बचेगा 1/2 बचेगा, और बाहर में 4 है तो 4/2 कितना हो जाएगा 2, फिर माइनस देखो सबकी लिमिट 0 to 1 ही है, तो आंसर फिर से क्या बचेगा 1/2, तो 2 - 1/2 आंसर कितना हो गया 1.5। यही तो हमें आंसर प्रूव करना था। समझ में आ गया अच्छे से। तो यहां पर नो डाउट सेकेंड मेथड ही शॉर्ट था आपके लिए, आप जल्दी कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं जहां मेथड नंबर 1 आपको शॉर्ट पड़े। तो आपको इतनी सारी प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेनी है कि आपको हमेशा आइडिया लग जाए कि आपको कौन सा मेथड यूज करना चाहिए। अब हम यहां पर नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम है, सब कुछ आपसे सेम चीजें ही पूछी हुई हैं, बस मैंने यहां पर शॉर्ट में प्रॉब्लम को मेंशन कर दिया है। आपको वेक्टर ए मेंशन है और सरफेस इज डिफाइंड बाय, एस इज डिफाइंड बाय, ये आपको मेंशन है। आपको निकालना वही है जो प्रीवियस प्रॉब्लम में था, आपको निकालना यहां पर a.ds क्लोज इंटीग्रल ही है, ठीक है। तो मैंने यहां पर शॉर्ट में आपके लिए प्रॉब्लम मेंशन कर दी है। बस डिफरेंस क्या है यहां पर कि प्रॉब्लम आपकी अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। तो आप ध्यान से अब अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। हमारा टारगेट क्या है, या तो क्लोज इंटीग्रल a.ds या तो फिर हम निकाल लें del.a dv, जो भी हमें बेटर लगे, लेकिन यहां पर अभी क्लास में हम दोनों की दोनों चीजें ही कैलकुलेट करेंगे। तो आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। पहला मेथड नंबर 1 होगा जिसपे हम लेफ्ट हैंड साइड इवेल्युएट करेंगे। तो आप समझो यहां पर ध्यान से, आप देखो फर्स्ट मैंने क्या बोला आपको, लोअर लिमिट अपर लिमिट, इस तरीके से आप लेते चले जाओ, ठीक है। तो रो की वैल्यू जब आप 2 लोगे, रो इक्वल टू 2 सरफेस जब होगी, मतलब रो कांस्टेंट है, तो ds कितना आएगा आपका d5 dz a रो, ठीक है। ये तो फिक्स है, ये तो आना ही है, साथ में माइनस साइन भी आना ही है क्योंकि हमने लोअर लिमिट ली है। लेकिन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके एक्स्ट्रा चीजें भी, ठीक है ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होता था स्टार्ट में, मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है h1 h2 h3 वाली। तो क्या यहां पर कुछ मल्टीप्लिकेशन आपका होता है जब आप यूनिट वेक्टर ए रो लिखते हो? यस, आपका मल्टीप्लिकेशन होता है रो, ठीक है। इसको वाया ट्रिक ही याद रखना है, ठीक है। जब मैं आपसे बातें कर रहा था ना, तो माइंड में मैं ट्रिक भी सोच रहा था, मुझे भी डायरेक्टली फॉर्मूला याद नहीं है ना, कभी याद मैं करूंगा, आपको भी नहीं करना है। आपको ट्रिक माइंड में रखनी है और ट्रिक के थ्रू आपको आइडिया लगा लेना है कि यहां पर आपका कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो आप देखो हमने ds लिख लिया, उसके बाद अब आप क्या करोगे, a.ds करोगे। तो आप देखो a रो डॉट a रो 1 होगा, a रो डॉट az 0 हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा। तो कितना हो जाएगा, रो इंटू रो स्क्वायर, तो -2 रो स्क्वायर z स्क्वायर d5 dz, ये आपका बचेगा। यहां पर पॉइंट समझ में आ गया। तो यहां से अब आप इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लो, केयरफुल रहकर आपको करना है क्योंकि बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं, तो बहुत टाइम हम सिली मिस्टेक भी कर देते हैं। तो यहां पर फाई की लिमिट 0 to 2 पाई है, z की क्या है -1 से 1, और -2 तो कांस्टेंट है, रो स्क्वायर z स्क्वायर, तो रो क्यों लिखे हम, रो तो कांस्टेंट है ना 4 पे, तो एक और 4 आपका बाहर हो जाएगा, तो बाहर क्या हो जाएगा आपका -8, और सिर्फ क्या बचेगा z स्क्वायर d5 dz। पॉइंट समझ में आ गया। -2 पहले से बाहर था, रो की वैल्यू 2 थी, तो -8 हमने बाहर कर लिया। अब यहां से z स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, z³/3, लिमिट है -1 से 1, d5 का 5 हो जाएगा, लिमिट क्या है 0 से 2 पाई है। अब यहां पर आप देखो जब आप लिमिट पुट करोगे तो ये कितना बचेगा आपका 1/3 बेसिकली आप बोल सकते हो, और माइनस साइन पुट करते हो ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
और जब आप -1 पुट करोगे तो चूंकि क्यूब है तो एक और माइनस बाहर आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/3 प्लस 1/3, आंसर क्या बचेगा 2/3, और यहां से 2 पाई है, तो आंसर क्या बच जाएगा आपका 4π/3। ये पॉइंट समझ में आ गया आपको अच्छे से। तो 4π/3 लिख लेने के बाद अब आपका नेक्स्ट देखो सेकंड इवैल्यूएशन। तो सेकंड अगर आप करोगे तो रो की वैल्यू क्या लोगे 5, तो यहां से रो इक्वल टू 5 लोगे, डीएस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पॉजिटिव हो जाएगा आपका। और इसके बाद ए डॉट डीएस पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां भी सिर्फ पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 रो स्क्वायर जेड स्क्वायर डी फाई डी जेड। लेकिन जब आप इंटीग्रेशन करोगे ना तो एक बात ध्यान रखना कि यहां पर रो अब आपका 5 है, तो 25 इंटू 250, 5 पर कांस्टेंट है, तो आपका 50 आउटसाइड होगा, बाकी सारी चीजें सेम हो जाएंगी। तो यहां से 50 और यहां पर क्या मिलेगा z³/3। एक और पॉइंट यहां पर आपका और था, हमने जो मिस कर दिया है, जैसे मैंने बोला भी था सिली मिस्टेक्स हम करते हैं। देखो यहां पर हमने ये कैलकुलेशन किया -8 भी तो आपका है ना, तो यहां पर आप -8 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाता आपका, ये हो जाता आपका -32π/3। पॉइंट क्लियर हो गया ना, तो ये पॉइंट ध्यान रखना, -8 यहां पर बचा हुआ था। अब आप आ जाओ वापस से यहां पर, आप देखो 50 ये आपका आउटसाइड है z³/3, उसके बाद ये बचेगा आपका 2 पाई, ठीक है ना, 5 है, लिमिट 0 से 2 पाई है, तो आंसर 2 पाई, जैसे आपने यहां पर भी मेंशन किया था। अब यहां पर आप देखो लिमिट -1 से 1 है, तो फिर से इसका आंसर क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, तो 50 इंटू 2/3 इंटू 2 पाई मतलब 4π/3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200π/3। ये आपका सेकंड आंसर भी आ गया, पॉइंट समझ में आ गया। अब यहां पर फर्स्ट 2 आंसर अचीव हमने कर लिए। अब अगर आप देखोगे ना तो यहां पर आपका ना स्मॉल az वाला टर्म है, लेकिन स्मॉल a5 यहां पर आपको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या है, जब स्मॉल a5 है नहीं, आप समझो होता क्या है, जो आप कांस्टेंट लेते हो, जैसे आपने कांस्टेंट लिया था रो इक्वल टू 2, लोअर लिमिट को आपने कांस्टेंट लिया, तो डीएस का डायरेक्शन भी क्या आया था ए रो, तो आपने ए रो डॉट ए रो 1 कर लिया, जिसके कारण से आपको ए डॉट डीएस मिल गया। अब यहां पर अगर स्मॉल a5 है ही नहीं, तो फाई इक्वल टू 0 और फाई इक्वल टू 2 पाई वाली सरफेस आपको इवेल्युएट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको क्या मिलेगा डायरेक्शन a5, स्मॉल a5। तो वहां पर चूंकि स्मॉल a5 है नहीं वेक्टर ए में, दैट्स व्हाई ए डॉट डीएस आपको क्या मिलेगा 0। दैट मींस आपको यहां पर ओनली 4 सरफेस ही इवेल्युएट करनी है। नेक्स्ट 2 कौन सी होगी, z इक्वल टू -1 एंड z इक्वल टू +1। तो अब आप यहां पर देखो मैंने दोनों आंसर मेंशन कर दिए आपके लिए। अब आप देखो थर्ड आंसर, तो थर्ड सरफेस कौन सी है आपकी, z इक्वल टू -1, तो क्या बनेगा हमारा ds की वैल्यू, हमें पता है कि अगर z कांस्टेंट है तो az होना है, उसके अलावा d रो d फाई होना है। अब यहां पर क्या कुछ स्केलर मल्टीप्लिकेशन आता है, माइनस साइन तो आएगा क्योंकि हम लोअर लिमिट ले रहे हैं। इसके अलावा स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है क्या, यस होता है। कितना होता है आपका, रो होता है, ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से। अब उसके बाद आप क्या करोगे, ए डॉट डीएस करोगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको फॉर्मुलेज याद नहीं है तो आप अपनी कॉपी में जाकर देख लो या प्रीवियस वीडियोस वॉच कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनमें, बहुत इजी फॉर्मूले हैं। तो अब आप देखो ए डॉट डीएस जब करोगे तो ए जेड डॉट ए जेड 1 होता है, तो आंसर क्या बचेगा माइनस रो स्क्वायर और इसके अलावा कॉस स्क्वायर फाई, और इसके अलावा और क्या बचेगा आपका, यहां पर बच जाएगा डी रो डी फाई। ये आपका मिल जाएगा आपको, क्लियर हो गया। तो यहां से अब आप इवेल्युएट कर लो, तो ए डॉट डीएस, ध्यान रखना यहां पर आपका z इक्वल टू -1 है, लेकिन z का कोई टर्म ही नहीं है यहां पर, तो कोई फायदा नहीं है फिर। तो यहां से आप वैल्यू पुट करो। अब रो की लिमिट क्या है, रो की है 2 से 5, फाई की है 0 से 2 पाई, और माइनस साइन बाहर कर दो, रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, यहां पर क्या हो जाएगा डी रो डी फाई। यहां पर आपको केयरफुल रहे कि अब इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है ना, तो आप समझो रो स्क्वायर का इंटीग्रेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली क्या हो जाता है आपका, माइनस साइन देखो बाहर है, उसको बाहर रहने दो, रो क्यूब बाई 3, लिमिट क्या है 2 से 5 है,
कॉस स्क्वायर फाई का इंटीग्रेशन। तो अगर आप कॉस स्क्वायर फाई का इंटीग्रेशन करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आपको कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो मैं यहां पर साइड में आपके लिए मेंशन करता हूं, आप देखो, कॉस स्क्वायर फाई का फॉर्मूला होगा 1 माइनस बेसिकली 1 प्लस कॉस 2 फाई डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, हम पढ़ते हैं ना कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। ठीक है, तो सिंपली बस हमने फॉर्मूला यहां पर मेंशन कर दिया है। पॉइंट समझ में आ गया? तो यहां पर आपको यह फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ये इंटीग्रेशन का आंसर नहीं है ना, इंटीग्रेट तो आपको अब इसको करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन का आंसर क्या हो जाएगा, देखो आप 1/2 का जब आप करोगे तो सिंपली डी फाई का फाई हो जाएगा, मतलब 1/2 का क्या हो जाएगा 1/2 इंटू फाई, और फिर कॉस 2 फाई का कितना होगा साइन 2 फाई। और साथ में ध्यान दो एक बार कि 1 के साथ डिवाइड में 2 था, तो cos 2 फाई के साथ भी डिवाइड में 2 है। ठीक है, तो एक 2 तो पहले से ही है, और जब आप cos 2 फाई का करोगे तो क्या आएगा sin 2 फाई डिवाइड बाई 2 आएगा। आराम से करना है, तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 4। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? आपने cos स्क्वायर फाई को ये लिखा, डिवाइड बाय 2 आपका आप सेपरेट रख दो, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा फाई के रेस्पेक्ट में फाई हो जाएगा, तो आपने फाई लिख दिया, और डिवाइड बाय 2 था तो डिवाइड बाय 2 कर दिया। फिर cos 2 फाई का क्या होगा sin 2 फाई डिवाइड बाय 2, और एक 2 पहले से था तो डिवाइड बाय 4 हो गया। तो अब लिमिट क्या है इसकी 0 से 2 पाई। यहां पर अंडरस्टैंड करो कि ये जो आपका वैल्यू है ये कितना हो जाएगा 5 का क्यूब मतलब 125, और फिर 2 का क्यूब मतलब -8 डिवाइडेड बाय 3। ये आपका ये हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद यहां पर समझो जब 2 पाई पुट करोगे तो देखो यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा पाई, क्योंकि 2 पाई अपॉन 2 हो जाएगा। 0 पुट करने पर 0 आ जाएगा। यहां पर समझो जो साइन है साइन 0, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, सारी वैल्यू 0 होती हैं। तो ये 2 पाई के लिए भी 0 होगा, 0 के लिए भी 0 होगा। तो ये आंसर आपका पूरा 0 आ गया। जो भी लिखना है आपको प्लस माइनस आप मेंशन कर सकते हो, 0 है बस आंसर। तो यहां पर अब आप देखो आपका फाइनल आंसर कितना हो रहा है, माइनस साइन आउटसाइड है, 125 माइनस 8 ये हो जाएगा 117, तो -117 पाई अपॉन 3 ये आपका फाइनल आंसर आएगा। आई होप हमने कैलकुलेशन सही किया होगा, कोई सिली मिस्टेक हमने परफॉर्म नहीं की होगी। नेक्स्ट फोर्थ जो है z इक्वल टू 1 है, तो ds की वैल्यू अपर लिमिट है तो रो डी फाई ए जेड। तो यहां पर अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, चूंकि a डॉट ds जो है आपका वो आपका z पर डिपेंड ही नहीं करता है, तो यहां पर बस क्या होगा रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई डी रो डी फाई होगा। तो यहां पर अगर आप पूरा का पूरा आंसर देखोगे तो ये हमने इवेल्युएट किया हुआ है, आप देख सकते हो यहां पर आपकी कोई भी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि z इक्वल टू 1 था और z इक्वल टू 1 पे डिपेंड ही नहीं कर रहा वो। तो उसके अलावा रो की लिमिट आपकी वही रहेगी 2 से 5, फाई की लिमिट 0 से 2 पाई, सब कुछ सेम रहना है, सिर्फ माइनस प्लस का फर्क है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका 117 पाई अपॉन 3। एक्चुअल में जब आप बहुत सारी प्रॉब्लम कर लोगे ना तो आपको इसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यकीन मानो। ठीक है, तो यहां पर आपका दोनों का आंसर कितना हो जाएगा 0, इसलिए मैं बोल रहा था सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोनों का मिलाकर आपका 0 ही आने वाला है। पॉइंट समझ में आ गया? अब आप देखो फाइनल आंसर जो होगा, चूंकि इन दोनों का मिला के 0 आ गया है, तो फाइनल आंसर सिर्फ इतना होना है आपका। तो फाइनल आंसर क्या होगा 200 माइनस 32, मतलब ये हो जाएगा आपका 168 पाई अपॉन 3। तो अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे मेथड नंबर 2, दैट मींस डेल डॉट ए डीवी वाला मेथड। आप चाहो तो आप 168 पाई बाय 3 को कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके अपने पास रख लो, यहां पर मैं आपको मैच करवा के दिखाऊंगा आंसर, और फिर आप डिसाइड करना कौन सा मेथड ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो जो मेथड नंबर 2 है उस पे हमारा मेन फोकस होगा डेल डॉट ए डीवी। दैट मींस हमें सबसे पहले डाइवर्जेंस यहां पर अचीव करना होगा। सबसे पहले आप क्या अचीव करोगे डेल डॉट ए, तो डेल डॉट ए हमें पता है डाइवर्जेंस का फॉर्मूला सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए मैंने आपको पढ़ाया है, तो मैं पहले मेंशन कर देता हूं क्या होता है 1 अपॉन डेल रो, फिर आपका कितना आता है रो कैपिटल ए रो, फिर डेल अपॉन डेल फाई ए फाई,
फिर डेल अपॉन डेल जेड रो ए जेड। ये फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया हुआ है। अगेन अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, बहुत इजी फॉर्मूले हैं, वाया ट्रिक आप बड़े आराम से चीजों को लिख पाएंगे। मैं भी यहां पर वाया ट्रिक ही लिख रहा हूं सोच सोच के। तो यहां पर अब आप समझिए ए रो कितना है आपका, ये है, ए फाई आपका 0 है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, और ए जेड आपका ये है। तो काफी इजी प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए। तो यहां पर 1 बाई रो आप समझिएगा, डेल बाई डेल रो जब आप करेंगे तो यहां पर एक रो एक्स्ट्रा है तो कितना हो जाएगा 2 रो स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर प्लस डेल बाई डेल जेड जब करेंगे तो अगेन एक रो एक्स्ट्रा है तो रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। तो यहां से नॉर्मल बस हमें डिफरेंशिएशन परफॉर्म करना होगा। तो आप समझिए 1 बाई रो कितना हो जाएगा, ये 4 रो, उसके बाद जेड स्क्वायर, रो का रो के रेस्पेक्ट में होगा, जेड तो कांस्टेंट है तो रो स्क्वायर का क्या होगा 2 रो। उसके बाद यहां पर भी आप समझिए, यहां पर भी हमें लिखने की क्या जरूरत थी, यहां पर जेड का कोई टर्म ही नहीं है तो जेड के रेस्पेक्ट में करोगे आंसर क्या हो जाएगा 0। एक्चुअल मैंने इंटेंशनली ये वाला साइड चूज किया है इस बार, ठीक है ना। आप देखो बहुत इजी बनता जा रहा है आपके लिए। तो आपका ओवरऑल आंसर सिर्फ इतना निकल कर आएगा। तो यहां से रो रो भी कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 4z का स्क्वायर, और कुछ भी नहीं आएगा। इसके बाद अब यहां पर डेल डॉट ए डीवी आपको परफॉर्म करना है तो अगेन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए डीवी आपको पता होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन डेल डॉट ए आपका है 4z का स्क्वायर, डीवी कितना होता है रो डी फाई डी जेड सिलेंड्रिकल के लिए। तो रो डी फाई डी जेड, लिमिट सबकी मेंशन है, आप देखो रो की क्या मेंशन है 2 से 5, जेड की है -1 से 1, फाई की है 0 से 2 पाई। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि 4 आपका आउटसाइड कांस्टेंट, जेड स्क्वायर का जेड क्यूब अपॉन 3, रो का कितना हो जाएगा रो स्क्वायर बाई 2। ये समझ में आ गया है ना, ये रो कहां से आया, ये डीवी का फॉर्मूला है, दैट्स व्हाई आपका एक्स्ट्रा रो आया है। और उसके बाद फाई का कोई टर्म नहीं है तो फाई का कितना हो जाएगा डी फाई का आपका फाई हो जाएगा, लिमिट है 0 से 2 पाई। जेड की लिमिट क्या थी हमारी -1 से 1 थी और रो की थी 2 से 5। तो यहां से अब हम आंसर अचीव कर लेंगे, कितना इजी आप देख सकते हो अब। तो यहां पर ध्यान से देखो, जब आप 1 लिमिट पुट करोगे तो 1/3 बचेगा, जब आप -1 पुट करोगे ना तो ध्यान से समझो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है तो माइनस साइन बीच में रहेगा, लेकिन जब -1 पुट करोगे तो क्यूब होने के कारण एक और माइनस आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये हो जाएगा 4 × 2/3, 1/3 प्लस 1/3। उसके बाद 2 पाई तो एज इट इज है आपका, और उसके बाद यहां पर देखो रो स्क्वायर बाई 2 है तो रो स्क्वायर मतलब 25 जब 5 पुट करोगे, और रो स्क्वायर 4 जब 2 पुट करोगे तो 25 - 4 21/2। तो यहां पर आपको मिलेगा 21/2। तो यहां से अब आप सबको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके सॉल्व कर लो, जितना भी आंसर आ रहा है मैं आपको सॉल्व करके फाइनल आंसर भी बता देता हूं। तो ये मैं कैलकुलेटर से अब कैलकुलेट कर लेता हूं। आप देखो यहां पर ये 2 कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद क्या बचेगा 4 × 2 × 21 × पाई डिवाइड बाई 3। तो ये आंसर आपका निकल कर आ रहा है 175.92। तो यहां पर हम मेंशन कर देते हैं 175.92। तो ये आपका यहां पर फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट अच्छे से। तो यहां पर आप देख सकते हो, आप आंसर को मैच कर सकते हो, कितनी इजी प्रॉब्लम थी, फिर से आपने फिर से यहां पर फाइनल आंसर अचीव कर लिया। तो ये थी आपकी प्रॉब्लम नंबर 2। तो बेसिकली आज के लेक्चर में अब मैं यही स्टॉप कर रहा हूं इन 2 प्रॉब्लम्स के साथ। आने वाले लेक्चर में हम और भी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वेक्टर कैलकुलस की। अगर आपको और प्रॉब्लम चाहिए तो आप जस्ट नेक्स्ट वीडियो पर स्विच कर जाइए, इस वीडियो के बाद आपको और प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी। थैंक यू।